कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनानी है सारे बण भैया ने अनिल भारत जी के उड़ता है राम राम। किसान भाइयों, गेहूं की बिजाई चल रही है और भैया ने कुछ ने तो बिजाई कर भी दी है और कुछ भाई जो है पछेत बिजाई भी लेना चाह रहे हैं और भाइयों लेनी भी चाहिए, क्योंकि जब कई बार हम जब बिजाई कर रहे हैं तो बीज का भी हमने ध्यान रखना है। ख़ास तौर पे ध्यान जब हम बीज का दे रहे हैं तो जहाँ से भी आप बीज ले रहे हैं, प्रमाणित संस्था से अगर आप बीज ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जहाँ से भी आप बीज लें तो वो ऐसा बीज लें ताकि प्रमाणित हो। ऐसा ना हो कि कल को आप बिजाई कर दें और गेहूं में जो फिर कुछ और ही मिलेगा। इसके लिए भैया आपने प्रमाणित संस्था से बीज जो है वो लेने चाहिए और जितना भी हो सके अपने खेत को तैयार करते समय जो भी उसमें ज़रूरी काम है वो ज़रूर कर लेने चाहिए, क्योंकि कई काम ऐसे हैं जो कि हम कई बार जल्दी जल्दी में नहीं कर पाते। आज मज़दूर मिल गया है, कल न नहीं मिलेगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी अपना खेत ने तैयार कर लो। लेकिन भैया उसमें सब कुछ हमने डालना है, खाद भी है, बीज भी है, पानी भी है, ट्रैक्टर भी हमने देखना है। और जब ट्रैक्टर में हम बिजाई, ट्रैक्टर से अगर बिजाई कर रहे हैं तो ये भी देखना है कि बीज जो है वो नीचे भी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो खैर ये बातें तो अगले किसी और कार्यक्रम में जिक्र करेंगे, लेकिन गेहूं के साथ साथ हम एक और फसल का जिक्र करेंगे, वो है सरसों। भाई सरसों जाड़े की जो ऋतु है उसमें एक तिलहनी फसल है, यानी कि सरसों जो है इन दिनों में हमने जो छोटी छोटी वो है सरसों जो उसका साग जो है वो हम ले हैं। क्या करें ना कि सरसों का साग और मक्के की रोटी, भाई वो इन दिनों में किसने नहीं अच्छी लगती, सब ना अच्छी लग गए। और क्या करें कि जो हरियाणा प्रदेश है उसका सरसों उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों? क्योंकि हमारी जो यहाँ की कृषि कुल कृषि योग्य जो है वो भूमि है उसका केवल 8-9% भाग हरियाणा में, लेकिन देश के कुल उत्पादन में हरियाणा प्रदेश का जो योगदान है वो लगभग 12 से 13% है। और भाई पिछले कई सालों में जो सरसों का जो उत्पादन है और सरसों उत्पादन में हरियाणा जो है वो आगे रहा है। इसलिए जब हम कोई भी बीज की बिजाई कर रहे हैं या रुपाई कर रहे हैं, एक तो समय जो है वो बहुत मायने रखे। समय पे अगर हमने बिजाई नहीं करी तो भी दिक्कत है। फिर बात आओ है सिंचाई की, यानी कि पानी की। अगर पानी सही टाइम पे फसल को नहीं दिया गया तो भी दिक्कत है। और भाई पानी
नहीं, इसके गिरले जो है साथ में जो है वो एक और चीज़ है बहुत ज़रूरी है, वो है खाद। उचित मात्रा में संतुलित खाद जो है वो हमने देना है। और इसके साथ साथ फसलों की बीमारियां, कीड़े हैं, खरपतवार की रोकथाम है जो कि बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए जो है हमारे पास जो है आधुनिक कृषि क्रियाएं जो है वो अगर हम अपना लेंगे तो फसल में जो होने वाला जो नुकसान है ना किसान भाइयों, यानी कि खरपतवारों का योगदान बहुत ज़्यादा है, जो कि पैदावार को लगभग 10 से 60% और कई बार तो इससे भी ज़्यादा कम करते हैं। यानी कि जो उत्पादन है वो हमने नहीं मिल पाता जितना कि हम सोच के चल रहे हैं, और जितना कि जो जहाँ से भी हम बीज ले रहे हैं कि भाई 1 एकड़ के अंदर इतना उत्पादन हमने मिल जाएगा। लेकिन खरपतवारों के कारण न केवल जो फसलों का उत्पादन है वो कम हो जाए, बल्कि जो हमने फसल ली है उसकी बीज की जो गुणवत्ता है वो भी कम हो जाए खरपतवार के कारण। और खरपतवार जो है फसल को मिलने वाले जो पोषक तत्व है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जो कि हमारी जो मुख्य फसल है उसको ना मिल के खुद ही जो है खरपतवार चूस जाए, जिसके कारण जो है फसल बोनी रह जाए, उसमें दाने नहीं बनते, उसमें कई बार जो दाने मिलेंगे भी तो बिल्कुल मुरझाए हुए से। तो इसलिए खरपतवार के ऊपर नियंत्रण रखना किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है। और कई बार तो देखा गया कि हम पोटास भी दे रहे हैं, यूरिया भी दे रहे हैं, नाइट्रोजन भी दे रहे हैं, दूसरी खाद्य भी दे रहे हैं, लेकिन जो असली चीज़ है जो खरपतवार है उसके ऊपर अगर हमने थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं दिया तो वो जो है खड़े हो जाएगी। यानी कि पूरा का पूरा जो है खेत के जितने भी पोषक तत्व हैं ये खरपतवार जो है वो चूस जाए। इसके अलावा भाइयों खरपतवार जो में जो है उसके साथ साथ जो है कीड़े हैं। खरपतवार जो है वो कीड़े और बीमारियों को भी बढ़ावा दे, क्योंकि लुकने छिपने की जो जगह है वो खरपतवार में होगी कीड़े की, और बीमारियां के जो कीड़े हैं वो भी जो है खरपतवार में जाकर लुक जाए। इसलिए खरपतवारों को सही टाइम पे सही समय पे अगर हमने उनका खात्मा नहीं करा तो वही वो हमने हमारी जो फसल है उसका खात्मा कर दें। इसलिए फसलों की सही पैदावार और बीजों की जो गुणवत्ता है उसके लिए खरपतवारों की रोकथाम बहुत ज़रूरी है। निराई गुड़ाई करके हम खरपतवार ने नष्ट कर सकें, ये तरीका जो है सदियों पुराना है पहले ज़माने का, लेकिन कई जगह आज भी कारगर है। आज भी जो है निराई गुड़ाई से हम जो है खरपतवारों को निकाल लें। खुरपा है, कस्सी है, कसोला है, व्हील हैंड है, और हाथ से तो खरपतवारों को आसानी से नष्ट करा जा सके, ख़त्म करा जा सके। एक है ना जो चौड़ी कतार वाली फसलों में कल्टीवेटर चला के भी हम खरपतवार को ख़त्म कर सकें। निराई गुड़ाई तय पहले न केवल खरपतवारों पे हमने नियंत्रण कर सके हैं, बल्कि जो पौधे की जो जड़ है ना उसको भी हवा मिल जाए। इसलिए खेत में नमी का संरक्षण जो है हो जाए, और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जिसके कारण जो है वो हमने मिल जाए। लेकिन निराई गुड़ाई हर जगह तो संभव नहीं हो सकती भाइयों। टाइम पर मजदूर ना मिले, मजदूरी जो है घनी मांगन लग जाए, और भाई खेत की जो अवस्था है बारिश के मौसम में निराई गुड़ाई संभव तो हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी खरपतवार जो है वो फसल से पहले ही उठ कर खड़े हो जाए हैं कि भाई हम जो है फसल है। इसलिए फसल के अंदर एक से ज़्यादा बार जो है उगने, और कई बार तो न्यारे न्यारे खरपतवार के कारण जो है निराई गुड़ाई जो है वो हमने कई बार करनी पड़ जाए, जो कि हर जगह संभव नहीं है। क्योंकि जो हमारा उत्पादन है वो अगर हम बार बार किसी
निराई गुड़ाई करेंगे तो जो उत्पादन है उसकी लागत को जो है वो बढ़ा दें। ऐसी अवस्था में जो खरपतवार नाशकों का जो प्रयोग करके हम खरपतवारों पर नियंत्रण कर सकें। सरसों का अगर हम जिक्र करें तो सरसों की जो मुख्य खरपतवार है सरसों में वो है बाथू है, खड़बाथू है, प्याजी है, सेंजी, जंगली धनिया, जंगली पालक, मैना और वही चटरी मटरी, रणखुरी, कृष्णनील, कंडाई और सरसों की दूधी। सरसों के जो है मुख्य जो चौड़े पत्ते वाले खरपतवार है जंगली जई है, कणकी है। सरसों के जो है मुख्य घास जाति वाले खरपतवार हैं किसान भाई। और वही खरपतवार नियंत्रण हम करना कैसे है? सबसे पहली बात तो यही आई कि भाई निराई गुड़ाई से हम जो है खरपतवार को जो है नष्ट कर सकें। लेकिन सरसों में 2 गुड़ाई यानी कि बिजाई के 3 से 5 हफ्ते बाद जरूर करनी है। लेकिन ये भाइयों ने कर ली होगी। लेकिन निराई गुड़ाई हर जगह संभव नहीं है, जैसा कि कार्यक्रम में पहले भी जिक्र करा। और ऐसी अवस्था में जो खरपतवार नाशकों का जो प्रयोग करके हम खरपतवार नियंत्रण जो है वो कर सके हैं। और वही प्रयोगों में जो प्रयोग करे गए उनमें पाया भी है कि खरपतवार नाशक जो पेडामेथिलीन है, स्टाम्प 30 cc की ताकत वाली जो दवाई है, या फिर 1.25 से 1.5 लीटर जो है इसकी मात्रा जो है वो हम लेकर और 1 एकड़ के हिसाब से फसल जो है बिजाई के तुरंत बाद जो है हमने इसका इस्तेमाल अगर हम कर लें तो हम खरपतवार पर नियंत्रण कर सकें। लेकिन भाई वो खरपतवार नाशक जो पेडामेथिलीन है इसका छिड़काव करते टाइम पे खेत में एक काम का जरूर ध्यान रखना है, नमी जरूर होनी चाहिए। लेकिन फिर भी प्रयोगों में जो देखा गया है, जो कि कृषि वैज्ञानिक हमारे जिन्होंने प्रयोग कराया है वो बतावे हैं कि सरसों में जो घास जाति वाले खरपतवार हैं उनको हम आइसोप्रोटूरान यानी कि प्यूमा पावर या जिसने टॉपिक खरपतवार कह दे, टॉपिक जो दवाई है खरपतवार नाशक जो दवाई है इसको भी हमने जो छिड़काव करना है वो करना है बिजाई के 30-35 दिन के बाद, ताकि जो खरपतवार है उनका नियंत्रण हो सके। लेकिन भाई ज़्यादातर जो है वो तिलहनी फसलें जब मीह बरस जाए है या बूंदाबांदी हो जाए है तो इसमें जो है क्योंकि नमी हो जाए है खेत में और पानी ऊपर तक न मिल जाए तो जो दबी हुई नमी में खासकर जो रबी के मौसम में जो है बीजी जाए है तो ऐसी अवस्था में खेत की जो ऊपरी सतह वो सूखी रह जाए और ज़मीन में जब जो खरपतवार नाशक जो रसायन है जो हम दवाइयाँ डाल रहे हैं उसकी सिफारिश जो है वो कृषि वैज्ञानिक नहीं करते, क्योंकि सूखी ज़मीन में इन दवाओं का जो असर है कृषि वैज्ञानिक कहें कि खरपतवार नियंत्रण नहीं हो सकता। और वही सरसों में जो है एक खरपतवार है जिसका हम कह दे हैं मरगोजा ओरोबेकी। किसान भाई हमारे जो इस प्रदेश में यानी कि जाडे में जो उगाई आने वाली जो फसल है वो सरसों तो है ही, इसमें मरगोजा एक ऐसी जो है नुकसानदायक जो है जड़ है, परजीवी खरपतवार है जो सरसों की जो खेती है उसके लिए एक समस्या बन गया है। लेकिन इसकी जो इस समस्या जो है उन क्षेत्रों में है जहाँ सरसों की खेती जो है अड़की रेतीली बालू माटी वाली ज़मीन जिसमें पानी को जो है पकड़े रखने की जो क्षमता है वो कम हो जाए, यानी कि सिंचाई व्यवस्था जो जिसने कहते हैं जो पानी के ऊपर आधारित है, यानी कि पानी मतलब वर्षा का पानी और उसके ऊपर जो है निर्भर है। दक्षिण हरियाणा हमारा खासकर लोहारू बिहानी तसाम सतनाली डिंडवा दादरी नारनौल रिवाड़ी इनमें जो है इनमें मरगोजा को हम कहते हैं रुखड़ी सरसों का मामा खुम्बी गुल्ली इनके नाम से जो जानते हैं। और भाई खरपतवार को अगर हमने नहीं रोका तो जो मुख्य फसल है एक तो उसने ख़त्म करे, लेकिन फिर भी आजकल और भी कई नई दवाइयाँ आ रही है। तो आप अपने नज़दीक के जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं जहाँ भी आप हैं तो वहाँ जाके
आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर जो नई दवाई आ रही है उनसे आप विश्लेषण करवा के और उनसे आप संपर्क करके और दवाइयों का इस्तेमाल कर सके हैं अपने खेत में, या कृषि वैज्ञानिकों को एक बार अपने खेत में जो है एक बार भ्रमण जरूर करवा दें, ताकि वो देख के ये बता दे कि अब आपके खेत के अंदर कौन सी दवा की ज़रूरत है। अपनी मर्जी से कोई दवाई ना डाल ले। दवाई जो है कई बार 2 मिली हुई दवाई है, फलाने ने कह दिया, डिमके ने कह दिया, उसने कह दिया, तो इस तरह से दवाइयों का आप इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो लाभ की बजाय हानि हो जाएगी। और वही इब लाभ की अगर हम बात करें तो टाइम हो रहा है मनोरंजन का, तो पहले सुनते हैं रणवीर सिंह और उसके साथियों की आवाज़ में या रागनी। रंग मला के रहने रयाली दुख पा जागी बनवागा समय, दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। रंग मला के रहने यारी दुख पा जागी बनवागा समय, दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख पा जागी बनवागा समय, दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। राजमहल में सो दासी, राजमहल में सो दासी हटेल करेगी थारी। देखे बांधी दसी नहीं चाहती पिया थारी, कर लूं ताबेदारी। गाथी घोड़ा रे अर्थ पालना बन में मिले सवारी। काटे बन जाएंगे फूल पिया जो चालू साथ तुम्हारी। काटे बन जा फूल पिया जो चालू साथ तुम्हारी। रबन में कौन रमल अटारी हो, बन में कौन महल अटारी पढ़ना पड़ेगा समय। ना पलंग मछेरी चाहती पिया थारे रखो सास सास में। रंग मला के रहने यारी दुख जाग बनवा समय, दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। महल हवेली ना बन में रहना ठिकाना। जब अपने छोड़ के आगे कोना चाहिए मेल बिराना। मेरे सब दन जता दिया तू ये मत
देगी रोज वो लाना। राज गए का जिक्र पियाना मेरी जुबां पे आना। राज गए का जिक्र पियाना मेरी जुबां पे आना। फिर नहीं टाइम पे हथियावा खाना। हेरा नहीं टाइम पे हथियावा खाना। मर जाएगी भूख प्यास हमें। बात तोड़ के खा ले नहीं भोजन की करूं क्यास में। रंग में लोके रहने यारी दुख बाजा पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। और भैया ये तो सुनिए हमने रागनी रणवीर सिंह और साथियों की आवाज़ में। और अब एक और चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले मौसम की जो जानकारी है वो हम लेंगे। और मौसम की जानकारी में अगर हम बात करें कि आजकल का जो मौसम है वो क्या कह रहा है, तो आइए पहले सुनते हैं मौसम की जानकारी। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 95 और 41% रही। हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। 23 नवंबर तक मौसम परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का अनुमान है। इस दौरान बीच बीच में कहीं कहीं पर आंशिक बादलवाई रहने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने के साथ रात्रि तापमान में हल्की गिरावट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे कि किसान भाइयों, मौसम खुश्क रहने का अनुमान है। आप अपने फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई व छिड़काव का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। तो भाई ये तो रहा मौसम की जानकारी। और अब कर लें कल के कार्यक्रम का थोड़ा सा जिक्र। और भाई कल है मंगलवार, और मंगलवार ने जो कार्यक्रम है वो आप जानो ये हो कि फ़ोन इन जो कार्यक्रम होगा। और कल जो है कार्यक्रम में बातचीत करेंगे डॉक्टर संदीप रावल, विशेषज्ञ होंगे हमारे। और विषय रहेगा गेहूं की पछेती बिजाई में सावधानियां। और जो भाई कार्यक्रम में अपना सवाल जवाब जो है पूछना चाह रहे हैं चाहेंगे, तो कल जो है आप हमारे स्टूडियो में फ़ोन करके पूछ सकें। तो ये तो रहा कल का कार्यक्रम। और अब एक और चर्चा कर लें कि वर्मी कंपोस्ट, भाई वो खाद जो है वो ज़रूरी है। लेकिन जो खादों का अगर हम जिक्र करें तो जैसे गोबर की खाद ज़रूरी है। और गोबर की खाद में जो जितने भी नाइट्रोजन है, पोषक जो तत्व हैं वो हमें मिल जाए। इसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है, तो ये खाद जो हैं वो हमारे जो खेत क्यार में जो पौधे हैं उनकी बढ़वार के लिए ज़रूरी है। कंपोस्ट बनाने का अगर हम जिक्र करें तो भाई कंपोस्ट खाद बनाने के लिए ऐसी जगह हमने लेनी है जहाँ बारिश के टाइम पे पानी इकट्ठा ना हो और ना ही जो है ढेर के ऊपर से जो है पानी बहे। लेकिन पेड़ के नीचे या हल्की छाया वाली जो जगह है वहाँ पर हम जो है कंपोस्ट खाद जो है वो हम बना सकें। लेकिन फिर भी कई बार जब हमने जगह नहीं मिलती तो हम जो है पेड़ के नीचे या कहीं भी दीवार के नीचे जो है वो हम कंपोस्ट खाद जो है वो बना सकें। कंपोस्ट की जो ढेरी की ऊंचाई और चौड़ाई जो है वो 2.5 से 5 फुट यानी कि 2.5 मीटर जो है वो ऊंचाई चौड़ाई और 5 फुट जो है 2.5 फुट 2.5 फुट जो है इसकी चौड़ाई और 5 फुट लंबाई से ज़्यादा ना हो।
लंबाई कितनी भी हो सके है, लेकिन फिर भी आपने 5 फुट से ज़्यादा हमने रखनी है। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए गाय का जो या गोबर जो है और उसमें जो है हरा चारा, सूखा कचरा, लेकिन भैया एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो उसमें प्लास्टिक है या फिर और जो दूसरा जो गलने सड़ने वाला पदार्थ ना हो, ऐसा उसमें हमने नहीं डालना है। प्लास्टिक है या फिर कांच की कोई शीशी है या कांच का कोई ऐसा टुकड़ा है जो कि गल नहीं सकता, तो वो कंपोस्ट में हमने इस्तेमाल नहीं करना है। गाजर है या फिर हरा घास है, घर की जो जितने भी बचा खुचा जो कचरा है वो हम अपने कंपोस्ट में डाल सकें। देसी कीटनाशक में प्रयोग की जाने वाली जो वनस्पतियों का प्रयोग जो है हमने नहीं करना है। थोड़ी बहुत जो है इसमें हमने खाद जो है वो दूसरी खाद हमने अगर मिला लें तो डर की बात नहीं है। लेकिन भैया जो भी हम हमारे घर में बहुत सारा ऐसा है डस्टबिन में से जो कचरा निकले है, तो उस कचरे से वो कचरा भी हम प्रयोग में ला सकें। गोबर के अलावा जो है दूसरी जो ना गलने वाली जो चीज़ें हैं वो भी हम इसमें प्रयोग कर सकें। और भैया ढेर के बीच में हवा जाने के लिए कुछ बांस की या लकड़ियाँ जो है उसमें गाड़ दे, ताकि जो अंदर की जो गैस है वो बाहर निकलती रहे। और इस तरह से अगर हम अपना जो गैस है वो बायो कंपोस्ट खाद है इसको बनाएंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन भाई एक और चीज़, किसान सुविधा ऐप, ये भी बहुत ज़रूरी है। कृषि और सहकारिता विभाग ने किसानों के लिए एक स्मार्ट मोबाइल ऐप जो है विकसित करा है। इस ऐप को किसान सुविधा ऐप जो है वो भी हम कह सकते हैं। ये किसानों को खेती से संबंधित जो भी जानकारी है वो इससे हमने मिल जाए, और हमारे देश की सारी भाषाओं में यानी कि भारतीय भाषाओं में ये उपलब्ध है। और ऐप जो है किसानों के लिए ये बहुत अच्छी जानकारी जो है वो दे है। सामान्य स्थान पे जो है एक जगह बैठे बैठे हमने कई जानकारी जो है वो हमने मिल जाए। इसमें राज्य केंद्र सरकार जो भी अपनी सुविधाएं, जो भी किसानों के लिए जो जितनी भी उन्होंने सुविधाएं या दे रखी हैं, जो नई नई सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं जो है वो हमने इस जानकारी के अलावा हमने मिल जाए। तो ये था किसान सुविधा ऐप के बारे में। और भाई कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, और इसके लिए जो है किसान वाणी कार्यक्रम होया समाप्त। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।